हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं पिंकी कुमारी आज लेकर आए हैं क्लास 9th का कृतिका। ठीक है, कृतिका भाग 1 देख सकते हैं यहाँ। कृतिका का 5 चैप्टर का MCQ क्वेश्चन का एक वीडियो। ठीक है, 5 चैप्टर का एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, 5 चैप्टर का एक वीडियो। ठीक है, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन जो VVI रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो क्षितिज है, क्षितिज भाग का हम 8वां चैप्टर तक वीडियो बना के कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, क्षितिज भाग का 8वां चैप्टर बना के कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखें शुरू से अंत तक। ठीक है, तभी आप वीडियो क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन समझ आएगा तभी क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ छोड़ के ना देखें, शुरू से अंत तक लगातार देखें। ठीक है, इसका 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का वीडियो एक में ला रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में। इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, यहाँ कुछ लाइन से हैं। ठीक है, लाइन से इसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। यह एक रिपोर्ताज पाठ है। इस पाठ में प्रलयंकारिणी बाढ़ का वर्णन किया गया है। लेखक का जन्म पारीति क्षेत्र में हुआ था। जब लेखक पटना शहर में रह रहे थे तब एक बार 1967 ईस्वी में 18 घंटे तक लगातार तेज वर्षा होती रही, जिसमें पुनपुना का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा निचले हिस्सों में घुस आया था। लेखक ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा है। उन्होंने स्वयं इस बाढ़ को देखा, सुना एवं महसूस किया है। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। अब देखेंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इस जल प्रलय में किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो ये होगा रिपोर्ताज। ठीक है, आगे देखते हैं इस पाठ में किसका वर्णन हुआ है। तो इस कहानी में बाढ़ का वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसको पारीति क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो ये होगा पटना शहर में। ठीक है, पटना शहर में बहुत तेज वर्षा होने के कारण बहुत तेज बाढ़ भी आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, लेखक जब पटना शहर में थे तब एक बार किस वर्ष बाढ़ आई थी। तो 1967 ईस्वी में बहुत तेज बाढ़ आई थी। ठीक है, तेज वर्षा के कारण 1967 ईस्वी में कितने घंटे लगातार वृष्टि होती रही, मतलब तेज वर्षा होता रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 18 घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। तो लेखक ने इसको बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं इस जल प्रलय में पाठ में कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था। तो इसका राइट आंसर होगा पानी किसी भी समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। पानी किसी भी समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं पकाही घाव किस इलाके यानी किस क्षेत्र में होता है। तो होगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं इस जल प्रलय में पाठ में किसका वर्णन हुआ है। इसमें कहानी में बाढ़ का वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इस जल प्रलय में किस प्रकार का पाठ है। इस जल प्रलय में किस प्रकार का पाठ है। तो इसका राइट आंसर होगा रिपोर्ताज। ठीक है, आगे देखते हैं इस जल प्रलय में पाठ में पटना शहर में किस वर्ष आई थी बाढ़ का वर्णन हुआ है। ठीक है,
इस जल प्रलय में पाठ में पटना शहर में किस वर्ष आई बाढ़ का वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1967 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पारिती क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाढ़ को। ठीक है, बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पकाई घाव किस इलाके यानी किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, पकाई घाव किस इलाके यानी किस क्षेत्र में हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ बाढ़ आती है बहुत तेज से वहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पानी किसी भी समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है मेरे संग की औरतें। ठीक है, लेखिका है मृदुला गर्ग। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। फिर से यहाँ कुछ है, इसमें कुछ लाइन से इसको पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुल गर्ग है। यह पाठ उनका संस्मरण है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिख से हटकर कैसे जिया जा सकता है को केंद्रित करके यह पाठ लिखा गया है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी परदादी और अपनी दादी का जिक्र इस रूप में किया है कि उन सभी को घर में निजत्व अर्थात अपनी मर्जी की पूरी छूट थी। लेखिका की माँ सत्य का पक्षधर थी। इस पाठ में एक चोर का भी हृदय परिवर्तन होता है। लेखिका 5 भाई बहन थी, जिसमें लेखिका का स्थान दूसरा था। लगातार 4 बहनों के बाद अंत में एक भाई था, राजीव। ये सब भी मनमर्जी वाली थी। ठीक है, यहाँ तक हुआ ये। ठीक है, अब देखेंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, तो यह हो जाएगा संस्मरणात्मक गद्य। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखिका की माँ किसका पक्षधर थी? तो यह होगा सत्य का। ठीक है, उसकी माँ सत्य की पक्षधर थे। आगे देखते हैं। लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर होगा माँ के। ठीक है, माँ के विचारों से। मेरे संग की औरतें पाठ की अधिकांश औरतें किस ख्याल यानी किस विचार की थी? तो इसको आज़ाद। ठीक है, आज़ादी की, उसको कितना छूट मिला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालने दुभर होता था? इस पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दुभत होता था? ठीक है, दुभत होता था। तो इसका राइट आंसर होगा लेखिका की माँ को। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? इसका भी राइट आंसर होगा लेखिका की माँ। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखिका के घर में सभी औरतें को किसकी पूरी छूट थी? तो हो जाएगा निजत की यानी कि मर्जी की। ठीक है, अपनी मर्जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखिका कितने भाई बहन थे? तो उसका एक भाई और कुल 5 बहनें थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? तो उसका दूसरा स्थान था। ठीक है, वो दूसरा स्थान का
बहनें थीं। आगे देखते हैं। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने खालिस्ताने के नमूने पेश किए, रिक्त स्थान को उपर्युक्त शब्द से भरें। तो इसमें होगा जिद्दीपन, ठीक है। जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, ठीक है, यहाँ जिद्दीपन भराएगा, ठीक है, यहाँ जिद्दीपन भराएगा, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। तो उसमें एक चोर का हृदय परिवर्तन होता है, वो बदल जाता है, ठीक है, उसका विचार बदल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मेरे संग की औरतें किस प्रकार का पाठ है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्मरणात्मक गद्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं आगे क्वेश्चन। मृदुला गर्ग किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी माँ, ठीक है, लेखिका की माँ के विचार से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है। लेखिका मृदुला गर्ग के घर में सभी औरतों को किसकी पूरी छूट दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा निजत्व की, ठीक है, आज़ादी की, ठीक है, अपनी मर्जी की। मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दुभर होता था, ठीक है, मतलब मुश्किल लग रहा था साड़ी संभालना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लेखिका की माँ, ठीक है, उसकी माँ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो इसका राइट आंसर होगा लेखिका की माँ, ठीक है, उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा चोर का, ठीक है। आगे देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर, ठीक है, यह है तीसरा चैप्टर, रीढ़ की हड्डी। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, इसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। देखते हैं फिर से कुछ लाइन्स हैं, उसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। रीढ़ की हड्डी पाठ व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इस पाठ में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। एक विवाह योग्य कन्या का नाम उमा है जो बीए पास है, लेकिन विवाह के लिए उसके पिता राम स्वरूप झूठ बोलकर उसे मैट्रिक पास बताते हैं। दूसरी ओर विवाह योग्य लड़का का नाम शंकर है जो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक के कारण पिटाया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ा गई है। इस एकांकी का उद्देश्य है नारी शिक्षा और समाज में स्थान दिलाना, ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इस कहानी का लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है। तो हो जाएगा व्यंग्य प्रधान एकांकी, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पाठ में किसकी उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इस कहानी में लड़कियों की ओर, ठीक है, अपना ध्यान आकर्षित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था। तो उस लड़की का नाम था उमा, ठीक है, उमा था। आगे देखते हैं। उमा की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, वहाँ वो कितनी तक पढ़ाई की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बीए, ठीक है, बीए तक वो पढ़ाई किया था। विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था। उस लड़का का नाम था शंकर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी। तो उस लड़के का, ठीक है, शंकर का, ठीक है। आगे देखते हैं। उमा के पिताजी का क्या नाम था। तो उमा जी का पिता का नाम था राम स्वरूप, ठीक है। आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सबसे अधिक परेशान कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा लड़की के पिता, ठीक है, उस लड़की का पिता।
आगे देखते हैं, रामस्वरूप बाबू के नौकर का क्या नाम था? तो उसका नाम था रतन। ठीक है, आगे देखते हैं, युमा क्या लेकर लड़के वालों के निकट आती है? तो उसका राइट आंसर होगा पान की तस्तीर। ठीक है, पान की तस्तीर। आगे देखते हैं, एक हमारा जमाना था, खाली स्थान है, एक हमारा जमाना था, यहाँ खाली स्थान है, यह वाक्यांश किस पार्ट का है? तो इसका राइट आंसर होगा रीढ़ का हड्डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रीढ़ का हड्डी। ठीक है, आगे देखते हैं, युमा की माँ का क्या नाम था? युमा की माँ का नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रेमा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रेमा। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी पाठ का क्या उद्देश्य था? इस कहानी का क्या उद्देश्य था? ठीक है, देखेंगे इसका राइट आंसर, नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। ठीक है, लड़कियों की और अत्याचार हुए गए उसका विरोध करना, उसको सम्मान दिलाना, उसको उसका जो अधिकार है वो दिलाना। ठीक है, कहानी बहुत रोचक है। ठीक है, आप देखे, पढ़ के एक बार सुने। ठीक है, बहुत मस्त कहानी है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी विचार दिया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? इसका राइट आंसर एकांकी। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है। इसका राइट आंसर होगा उमा। ठीक है, उस लड़की। ठीक है, उसका मुख्य पात्र लड़की है। ठीक है, उमा, जिसका नाम था उमा। आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था? तो उसका नाम था उमा। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी की उमा की वास्तविक योग्यता है? तो उसका राइट आंसर होगा बीए। ठीक है, वो योग्यता, वो बीए तक पढ़ाई की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ का हड्डी एकांकी में युमा की माँ का नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रेमा। ठीक है, उस लड़की युमा की माँ का नाम था प्रेमा। ठीक है, आगे देखते हैं, बाल स्वरूप बाबू के नौकर का नाम क्या था? तो उसका नाम था रत्न। ठीक है, रतन। आगे देखते हैं, गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था शंकर, उस लड़का का नाम जो पीटा गया था। ठीक है, जिसका रीढ़ का हड्डी गड़बड़ा गया था। ठीक है, खराब हो गया था। आगे देखते हैं, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस। ठीक है, वो विवाह को, शादी को बिजनेस मानता था। ठीक है, आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था? तो उसका नाम था शंकर। ठीक है, आगे देखते हैं, युमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा पान की तस्तरी। ठीक है, पान की तस्तरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है? ठीक है, ये किसने बोला था कि आपका बेटे के रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं है? तो यह बात उमा ने बोला था। ठीक है, उमा, उस लड़की ने। ठीक है, आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी पार्ट में किसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है शंकर की। ठीक है, अगला देखते हैं, एक हमारा जमाना था, खाली स्थान है, यह वाक्यांश किस पार्ट का है? तो इसका राइट आंसर होगा रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीढ़ की हड्डी पाठ का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य था नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। ठीक है, ये हुआ। अगला चैप्टर देखेंगे, माटी वाली। ठीक है, अगला चैप्टर है माटी वाली, लेखक है विद्यासागर नोटियाल। ठीक है, माटी वाली लेखक है विद्यासागर नोटियाल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, माटी वाली पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित कहानी है। ठीक है,
इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल है। इस पाठ में टिहरी शहर में निवासियों का वर्णन है, जहां हर घर को चूल्हा चौका लिपने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जिसे नाट्य कद की एक हरिजन बुढ़िया पूरी करती है। उसे ही सब लोग माटी वाली के नाम से पुकारते हैं। उसकी अपनी सिर्फ एक झोपड़ी है और कुछ नहीं। एक घर में उसका पति बीमार बूढ़ा, वह भी एक दिन चल बसा। अब उस बुढ़िया का कोई नहीं। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। अब देखेंगे इससे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, माटी वाली किस प्रकार का पाठ है? तो ये कहानी है। ठीक है, एक कहानी है। आगे देखते हैं, इस पाठ में किस समस्या को उठाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन की समस्या को। ठीक है, विस्थापन की समस्या को। आगे देखते हैं, माटी वाली किस कद और किस अवस्था की थी? तो नाटे कद की थी और एक बुढ़िया थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? इसका राइट होगा माटा खान से। ठीक है, माटा खान जहाँ मट्टी का खदान होगा वहाँ से लाती थी। ठीक है, किसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था? इसका राइट आंसर होगा माटी वाली के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? टिहरी शहर का। ठीक है, टिहरी शहर का वर्णन किया गया है। माटी वाली के पास निजी संपत्ति क्या है? सिर्फ एक झोपड़ी। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ अपना एक छोटा सा झोपड़ी था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके घर में और कौन कौन लोग हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ सिर्फ उसका पति बूढ़ा बीमार। ठीक है, बीमार बूढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली की 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छुपाई थी? ठीक है, तो अपने पति के लिए। ठीक है, बूढ़े पति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, माटी वाली कहानी के अंत में माटी वाली उदास भाव से कहाँ बैठी थी? तो इसका राइट आंसर होगा झोपड़ी के बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा माटी वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली किस प्रकार का पाठ है? तो इसका राइट आंसर होगा कहानी। ठीक है, एक कहानी है। माटी वाली पाठ में किस समस्या को उठाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन की। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी का। ठीक है, टिहरी शहर का। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा मटा खान से। ठीक है, आगे देखते हैं, किसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा माटी वाली के पास। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छुपाई थी? तो अपने पति के लिए, बूढ़े पति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली के पास निजी संपत्ति क्या है? तो उसके पास सिर्फ उसके एक छोटा सा झोपड़ी था। ठीक है, और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, माटी वाली कहानी के अंत में माटी वाली उदास भाव से कहाँ बैठी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपने झोपड़ी के बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं, माटी वाली पार्ट में माटी वाली का व्यक्तिगत कैसा नहीं था? ठीक, मतलब इसमें पूछ रहा है नेगेटिव। ठीक, कैसा नहीं था, कैसा था, कैसा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डरपोक। ठीक है, वो डरपोक नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ की है? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है,
यह किस पंक्ति से है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा माटी वाली से, ठीक है। आगे देखते हैं, भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है। इसका राइट आंसर होगा माटी वाली, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं अगला चैप्टर, ठीक है। अगला चैप्टर है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ठीक है। लेखक है रामशेर बहादुर सिंह, ठीक है। शामशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। शामशेर बहादुर सिंह, लेखक है शामशेर बहादुर सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, पाठ के लेखक शामशेर बहादुर सिंह है। यह पाठ ललित निबंध है। इस पाठ में हमें शामशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्ष का परिचय प्राप्त होता है। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता के कारण ही लेखक हिंदी की ओर आ पाए। शुरू में लेखक दिल्ली में रहकर उकील आर्ट स्कूल में दाखिला लेकर पेंटिंग सीखने लगे। बाद में वही उनके कॉलेज के मित्र नरेंद्र शर्मा मिल गए। बाद में बच्चन जी के संपर्क में आकर वे हिंदी के साहित्यिक वातावरण में आ गए, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ललित गद्य रचना, ठीक है। आगे देखते हैं, किनकी संवेदनशीलता के कारण लेखक हिंदी की ओर आ पाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, शामशेर बहादुर सिंह को हिंदी की ओर मुख्य रूप से किसने मोड़ा। तो इसका भी राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक है। आगे देखते हैं, उकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा शामशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली में रहकर लेखक किस आर्ट स्कूल में दाखिला लिए, ठीक है। उकील, ठीक है, उकील में। आगे देखते हैं, बाद में वही उनके कॉलेज में मित्र कौन मिल गए थे। तो नरेंद्र शर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं, शामशेर बहादुर सिंह के कवि मित्र और बीए के सहपाठी का नाम क्या था। तो उसका नाम था नरेंद्र शर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं, पाठ किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ललित निबंध, ठीक है। आगे देखते हैं, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा रामशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शामशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर होगा शामशेर बहादुर सिंह, ठीक है। शामशेर बहादुर सिंह को हिंदी की और मुख्य रूप से किसने मोड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, उकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा शामशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शुरू में लेखक शामशेर बहादुर सिंह दिल्ली में रहकर किस आर्ट स्कूल में दाखिला लेकर पेंटिंग सीखने लगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उकील आर्ट स्कूल में, ठीक है, उकील आर्ट स्कूल में, ठीक है। समाप्त हुआ सब कुछ, ठीक है। 5 चैप्टर जो था हमारा, ये एक वीडियो में MCQ क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है। ओके, बाय।